अगला दिन आज वरदान का मन अंदर से बहुत घबरा रहा था। वो सो के उठा और डायरेक्ट राघव से बोला, राघव मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अंदर से, तो तू ऑफिस में मिलना मुझे, हम आगे का डिस्कशन ऑफिस में करेंगे। राघव कुछ बोल पाता है इससे पहले वरदान अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। वरदान कार ड्राइव ही कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो देखता है कि उसकी माँ का नंबर शो हो रहा है। वो अपनी कार को एक साइड में लगाता है और फ़ोन पिक करके अपनी माँ से बात करने लगता है। सामने से माँ बोलती हैं, विनू तू कब घर आ रहा है? 2 दिन हो गए, तूने कॉल भी नहीं किया मुझे, और इतने दिन हो गए तुझे वहाँ गए, आना भी है कि नहीं तुझे घर पे? तू ठीक तो है ना विनू? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वरदान बोलता है, माँ मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़े दिन और लगेंगे मुझे, फिर मैं फटाफट आ जाऊँगा आपके और पापा के पास। अच्छा माँ, आपने वो पेंटिंग को कोरियर करवाया है कि नहीं अभी तक? माँ बोलती है, हाँ मैंने करवा दिया है, शायद 1-2 दिन में तेरे पास पहुँच भी जाएगा, तो तू देख लेना। वैसे मैंने सारी पेंटिंग्स तेरी रख दी है, एक भी यहाँ नहीं छोड़ी है। वरदान थोड़ा हंसता है, फिर अपनी माँ से बोलता है, अच्छा माँ मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। इतना बोल के वरदान फ़ोन कट कर देता है। वरदान घर जाके तुरंत अपने पेंटिंग रूम में चला जाता है और वहाँ पे वो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। करीब 3-4 घंटे की मेहनत के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बना के रेडी कर देता है और गौर से उस पेंटिंग वाली लड़की को देखता है और बोलता है, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? कैसे ढूंढ पाऊँगा तुम्हें? कैसे बचा पाऊँगा तुम्हें? डॉक्टर शुक्ला ने बोला है कि टाइम बहुत कम है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ मिल जाओ यार, कहाँ हो? वरदान पेंटिंग से ही बातें करता है। तभी उसको याद आता है कि बहुत लेट हो चुका है। वो तुरंत फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो तुरंत रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ पे राघव पहले से ही रहता है। वरदान जैसे ही अपने कैबिन में पहुँचता है, राघव बोलता है, क्या हुआ था तुझे वरदान? तू ऐसे ही घर से निकल गया बिना ब्रेकफास्ट किए? माँ मुझसे पूछ रही थी कि वरदान कहाँ गया, कुछ बात है क्या? बोल मुझे बता। वरदान बोलता है, यार राघव मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की किसी दिक्कत में है, मैं ऐसा फ़ील कर पा रहा हूँ। राघव बोलता है, तू घर पे था तो तूने कुछ किया था? वरदान बोलता है, हाँ मैं घर पे गया तो मैंने फिर से पेंटिंग बनाई। राघव तुरंत अपनी कार की चाबी लेता है और वरदान को बोलता है, चल मेरे साथ। राघव और वरदान थोड़ी देर में कार में होते हैं। थोड़े टाइम में कार जाके वरदान के घर के पास रुकती है। दोनों तुरंत ही वरदान के पेंटिंग रूम में जाते हैं। राघव वो पेंटिंग ध्यान से देखता है और उसको बोलता है, देख ये पेंटिंग तुझसे कुछ कहना चाहती है। वरदान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है, राघव तू कहना क्या चाहता है? राघव बोलता है, एक बार फिर से इस पेंटिंग को देख। वरदान देखता है, तभी राघव उसके सामने आके बोलता है, ये पेंटिंग, इस पेंटिंग में इस लड़की के तूने जो कपड़े बनाए हैं, ऐसे लगता है कि कोई हॉस्पिटल का कपड़ा इसने पहना है, और ये जिस हिसाब से बेड पे लेटी है, ऐसा लगता है कि ये किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत सीरियस है। वरदान राघव के मुंह से ये बात सुन के तो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है, ब्रो आज तक मैंने ये सब नोटिस ही नहीं किया, मैं तो बस इस पेंटिंग को बनाने में ही रहता था, मैं क्या बना रहा हूँ, किस तरह से बना रहा हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता था। यू आर जीनियस ब्रो। इतना बोल के वरदान राघव के गले लगता है। फिर वो उसको खुद से दूर करके बोलता है, तू ये सब कैसे नोटिस कर लिया? राघव बोलता है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और तू जब से ये पेंटिंग बना रहा है ना, मैं ये सब नोटिस करता था, लेकिन मुझे भी तब ये तेरी इमेजिनेशन नहीं लगती थी, इसलिए मैंने भी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन जब से डॉक्टर से तेरा कंसल्टेशन हुआ तब से मैं कंफर्म हो गया, इसलिए तो मैं तुझे बोला कि आंटी को बोल के यहाँ पे सारी पेंटिंग मंगा देख लेना, कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। तभी वरदान थोड़ा सा सीरियस होकर बोला, अगर ये हॉस्पिटल में है तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर है राघव, हमें जल्दी इसको ढूंढना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतना बोल के वरदान जाके खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। उसका फेस देखने से लग रहा था कि वो अंदर से कितना तकलीफ़ में है और कितना दुखी है। तभी वहाँ राघव आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, टेंशन मत ले ब्रो, मैं हूँ ना, सब सॉल्व हो जाएगा, इतना स्ट्रेस मत ले तू, और अभी मैं बहुत सारा काम करना है, भूल गया? तभी वरदान बोलता है, वैसे तूने नताशा के बारे में क्या सोचा है, तूने बताया है नहीं? राघव बोलता है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। एनीवे चेंज द टॉपिक, अब हम अपने से प्रोजेक्ट पे बात करेंगे और तेरे इस प्रॉब्लम पे। मुझे नताशा को अपनी लाइफ में नहीं लाना है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुझसे पहले ही बोल चुका हूँ वरदान। वो दोनों बात ही कर रहे थे खिड़की के सामने खड़े होके, तभी एक गन शॉट की आवाज़ होती है। वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और एक दूसरे को शौक होकर देखने लगते हैं, और उधर गोलियां लगातार चलती रहती हैं। दोनों बचते बचाते रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी वरदान पूछता है राघव से, कौन लोग हैं ये, और जो ये लोग आए कैसे इतने सिक्योरिटी के बाद भी हमारे घर में?
तभी राघव घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड मारे गए थे और वो जो दुश्मन लोग थे इनके, वो घर में आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे करके राघव और वरदान बचते बचाते वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और जल्दी दोनों राघव के घर पे होते हैं। वरदान राघव से पूछता है, राघव बता ना यार, कौन थे ये लोग और कौन हम लोग को मारना चाहता है। राघव बोलता है, ये वही लोग हैं वरदान जिनकी डील हमने क्रैक कर ली है और एक गैंग और हमारे शक के दायरे में है जिसको तूने न्यू ईयर वाले दिन शूट किया था। हो सकता है उनके ही मेंबर में से कोई हो जो हम दोनों को जान से मारना चाहता है। एनीवेज तू यहाँ पे रेस्ट कर, यहाँ तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। तभी वरदान बोलता है, राघव तू कैसे भी करके सारी डिटेल्स निकाल कि ये अटैक किसने करवाया था। उसके बाद वरदान ने तुरंत अपने घर पे फ़ोन किया और अपने असिस्टेंट को बोला कि पूरा घर क्लीन हो जाना चाहिए और हाँ सिक्योरिटी बढ़ा दो। वहीं हॉस्पिटल में पूरे आज 48 घंटे हो चुके थे लेकिन विश को अभी भी होश नहीं आ रहा था। विश की माँ और दादी दोनों परेशान हो रही थी, लेकिन वहीं दादी नोटिस कर रही थी कि राज के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। वो बस एक नॉर्मल सा चेहरा लिए इधर उधर बस घूम रहा था, कह सकते हैं कि टाइम पास कर रहा था। राज की फैमिली पहले से ही आगे विश को देख के चली गई थी। तभी विश की माँ आके राज से बोलती है, बेटा तू भी जाके घर पे फ्रेश हो ले, कुछ खा पी ले, तू कब से यहीं है। वो बोलता है, नहीं नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। तभी विश की माँ थोड़ा सा जोर लगाती हैं, उसको प्रेशर करती हैं कि तुम जाके घर पे रेस्ट कर लो। राज हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं। विश की दादी और माँ दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि उनके सर पे चोट लगने की वजह से उनका बहुत ही ब्लड लॉस हुआ है और उनको होश में आने में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कब तक वो होश में आएंगी। हाँ मुझे ये डर है कि वो कोमा में भी जा सकती हैं, तो आप लोग प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी उनको होश आ जाए, नहीं तो कब कोमा में से कब वापस आएंगी ये मैं भी नहीं कह सकता। अब तो सब भगवान के ही हाथ में है। डॉक्टर के मुंह से ये बातें सुन के विश की माँ और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन लोग के पास भगवान से प्रे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग कुछ और भी कर नहीं सकते थे, अब तो सब भगवान के ही हाथ में था और वो लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि विश को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। राघव का घर। राघव अपने सोर्स से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जिन पे उनका शक था वही लोग थे अटैक वाले या फिर कोई और। तभी वरदान राघव को रुकते हुए बोलता है, राघव हम लोग इस टाइम लंदन में हैं तो हम लोग हर चीज़ लीगली तरीके से करेंगे, हमें जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होगी, तभी हम आगे का प्रोसेस अपने ढंग से डील कर सकते हैं। राघव को ये बात सही लगती है और वो हाँ में सर हिलाता है। दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों पुलिस के कैबिन में होते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। दोनों लोग उसको बोलते हैं, हेलो मिस्टर रायचंद, और जो मिस्टर रायचंद रहते हैं वो भी दोनों लोग को हेलो बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्यों आए, कुछ बात थी तो मैं ही आ जाता आप लोग के घर। तभी राघव और वरदान एक साथ बोलते हैं, नहीं नहीं बात कुछ ऐसी थी कि हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। फिर वो दोनों मिलकर सारी बातें बता देते हैं। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ठीक है हम इसको अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेंगे, फ़िलहाल तो आप लोग घर जाइए और टेंशन मत लीजिए। आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हम अपने गार्ड्स और कांस्टेबल को आपकी सिक्योरिटी में लगा देंगे। तभी वरदाना और राघव बोलते हैं, नहीं नहीं हम लोग सिक्योरिटी ऑलरेडी हायर कर चुके हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कीजिए। तीनों लोग बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पे नताशा आ जाती है। नताशा को देख के राघव और वरदान दोनों शॉक हो जाते हैं। नताशा अपने पापा से कहती है, पापा आपने बताया नहीं कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, कैसे कहाँ कब, आप तो वहाँ पे गए थे ना, कैसी है वो अब। नताशा एक सांस में सारी बातें अपने पापा से पूछ लेती है। वहीं राघव जो कि बार बार नताशा की तरफ देख रहा था और वहीं नताशा जो कि अपने पापा से बार बार क्वेश्चन ही पूछे जा रही थी, उसको ध्यान ही नहीं था कि सामने चेयर पे वरदान और राघव बैठे हैं। वो जैसे ही अपने पापा से बात करके पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि सामने राघव और वरदान बैठे रहते हैं, लेकिन नताशा ने कोई रिएक्ट नहीं दिया। वो राघव को इग्नोर करके वरदान को हाय बोलती है और उससे हाथ मिलाती है और बोलती है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अपने फ्रेंड को देखने जाना है। इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके मिस्टर राघव एंड मिस्टर वरदान आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, फ़िलहाल आप लोग जा सकते हैं। ओके अगर कुछ हुआ तो आप लोग मुझे कॉल कर दीजिएगा, तो मैं खुद आ जाऊँगा। वो लोग बोलते हैं, थैंक यू ऑफिसर, और उठ के चेयर से जाने लगते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उन लोग को रोकते हुए बोलता है और कि उस दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने मेरी बेटी की जान बचाई। वो लोग भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। इतना बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
थोड़ी ही देर में दोनों कार में होते हैं। वरदान कार ड्राइव कर रहा था और राघव उसके बगल वाली सीट पे बैठा था। तभी वरदान राघव से पूछता है, क्या हुआ, नताशा ने तुझे इग्नोर किया और तुझे बुरा लगा? राघव बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो मुझे इग्नोर कर दे। तभी वरदान बोलता है, तेरे चेहरे का ये जो एक्शन था ना, मुझे सब पता चल रहा था वहाँ पे कि तू कैसे अपना मुंह बनाया था और तुझे कैसे बुरा लग रहा था जब नताशा तुझे इग्नोर करके चली गई। ब्रो, तुझे बचपन से जानता हूँ मैं, तो ये नाटकबाजी तेरी मुझसे नहीं चलेगी। बोल, बुरा लग रहा था ना तुझे? राघव कुछ नहीं बोलता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं वरदान उसकी तरफ देख के हल्का सा स्माइल करके बोलता है, क्यों तकलीफ़ दे रहा है अपने आप को? राघव कोई जवाब नहीं देता और फिर वरदान चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। वरदान का फ़ोन रिंग होता है। वरदान कॉल पिक करता है। सामने से डिलीवरी बॉय होता है जो कि उसका कोरियर लेके आया रहता है। लेकिन वरदान के घर पे तो सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो उसको अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं था और वरदान भी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो राघव को फ़ोन पकड़ाते हुए बोलता है, राघव ब्रो, इसको अपने घर का एड्रेस दे दे और ये पार्सल तू अपने ही घर पर डिलीवर करवा ले, क्योंकि मेरे घर पर भी जानता है कि क्या अभी हो गया है कांड, तो वहाँ जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, तो ये सारा पार्सल तू अपने ही घर पर मंगवा दे। राघव फ़ोन लेता है और डिलीवरी बॉय को अपने घर का एड्रेस देता है और फिर अपने घर पे फ़ोन करके अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता है कि कोई डिलीवरी बॉय आए तो उससे पार्सल ले लेना, और माँ को भी बोल देता है कि वो पार्सल लेके सीधे जाके वरदान के रूम में रख दें। वरदान और राघव डायरेक्ट अपने ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस के काम में लग जाते हैं। काम बहुत ज़्यादा रहता है कि कब टाइम निकल जाता है उन लोगों को पता ही नहीं चलता। वहीं नताशा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है और विश को इमरजेंसी वार्ड में देखती है तो उसको देख के रोने लगती है। नताशा ही विश की बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी बहनों से बढ़ के मानती हैं। नताशा के रोने से विश की माँ और दादी आती हैं और तभी नताशा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, आंटी, दादी, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा ये सब हो गया है। मुझे तो पापा से आज सुबह पता चला है, तो मैं तुरंत उनके पुलिस स्टेशन गई और यहाँ का एड्रेस लेके आ गई, और मम्मी ने भी फ़ोन पे सॉरी बोला है। उनको एक इमरजेंसी केस के लिए 2 दिन पहले ही बाहर जाना था आउट ऑफ कंट्री, इसलिए वो नहीं आ पाई, तो उन्होंने सॉरी बोला है। अभी वो आपको कॉल करेंगी आंटी और दादी। तभी दोनों बोलती हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी माँ बिज़ी होंगी। नताशा विश की माँ और दादी से पूछती है, आंटी कैसे हुआ विश का इतना बड़ा एक्सीडेंट? विश की माँ और दादी नताशा को पूरी बात बता देती हैं। तभी नताशा भी काफ़ी देर तक बैठी रहती है। वो विश की माँ और दादी के फेस का दुख ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही थी। तभी वो उठती है और बोलती है, दादी, आंटी, आप लोग के लिए कुछ ले आऊँ खाने के लिए, चाय या कॉफ़ी या फिर कुछ स्नैक्स? दोनों लोगों ने मना कर दिया, फिर भी वो ज़बरदस्ती बाहर जाती है और दोनों लोग के लिए कॉफ़ी लेके आती है। ना चाहते हुए भी दोनों लोग इतना एफर्ट दे के नताशा का कॉफ़ी पी लेती हैं। तभी विश की माँ का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन पे और कोई नहीं, नताशा की माँ होती हैं जो कि वीडियो कॉल करती रहती हैं। विश की माँ बोलती हैं, देख नताशा, तेरी माँ को फ़ोन आ गया। अच्छा आंटी, आप बात कर लीजिए, मैं तब तक दादी के पास बैठती हूँ, नताशा बोलती है। विश की माँ फ़ोन लेके थोड़ा दूर पे चली जाती हैं और नताशा की माँ से बात करने लगती हैं। नताशा की माँ शकुंतला जी से बोलती हैं, बहन जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बस 2 घंटे में आने वाली हूँ, मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, फिर मैं सीधे हॉस्पिटल आऊँगी और अब विश का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी इधर विश की दादी नताशा से बोलती हैं, आखिर में राज विश को कैसे कार चलाना अलाउ कर सकता है? विश को तो अभी ठीक से ड्राइविंग भी नहीं आती, तो वो उस पर कैसे विश्वास करके उसको कार दे सकता है, और ब्रेक फेल कैसे हो सकता है? तभी डॉक्टर बाहर आते हैं विश को चेकअप करके। नताशा बोलती है, डॉक्टर क्या हम लोग विश से मिल सकते हैं क्या? प्लीज़, दादी बहुत परेशान हो रही हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ, एक एक लोग जाके उनको देख के आ सकते हैं, और हाँ प्लीज़ शोर मत मचाइएगा। नताशा खुश हो जाती है और हाँ में सर हिलाती है। तभी वो बोलती है, पहले दादी आप जाइए, आप मिल लीजिए, उसके बाद आंटी जाएंगी, फिर मैं जाऊँगी उससे मिलने। हाँ, वो कुछ बोल तो नहीं पाएगी, लेकिन उसको देख लेंगे पास से बैठ के तो तसल्ली हो जाएगी। दादी हाँ में सर हिलाती हैं और वहाँ पे रूम में चली जाती हैं। वहीं शकुंतला जी अब भी नताशा की माँ से बात कर रही थी। तभी नताशा उनके पास आती है और बोलती है, आंटी, डॉक्टर ने अलाउ किया है कि हम विश को देख सकते हैं अभी, तो आप जाके देख लीजिए, तब तक मैं माँ से बात करती हूँ। वो हाँ में सर हिलाती हैं और नताशा विश की माँ के हाथ से फ़ोन ले लेती है और खुद अपनी माँ से बात करने लगती है। तभी वो बोलती है, मम्मी आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए ना, विश की हालत बहुत सीरियस है। नताशा की माँ सामने से बोलती है, नताशा तू टेंशन मत ले, विश बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और मैं बस 2 घंटे में पहुँचने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आऊँगी, घर नहीं जाऊँगी, ओके?
नताशा हाँ में सर हिलाती है और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं विश की माँ विश को देख के बाहर आ चुकी थी। अब नताशा की बारी थी विश को देखने की। नताशा अंदर जाती है और विश का हाथ पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है, जल्दी से उठ जा यार, तेरे बिना मन नहीं लगता है। वैसे भी कॉलेज की पढ़ाई की वजह से तेरे से मिलना बहुत कम हो पाता है, लेकिन फ़ोन पे तो हम लोग घंटों घंटों बात करते हैं। तू टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सब नताशा विश से बोल रही थी। वहीं विश, जिसको कि अब होश ही नहीं था, वो तो बेहोशी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद नताशा अपने आंसू पोंछते हुए उसके रूम से बाहर आ जाती है और बाहर जाके एक चेयर पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद नताशा की माँ हॉस्पिटल में आ जाती है। नताशा उनको पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नताशा की माँ नताशा को चुप कराने लगती हैं और बोलती हैं कि विश जल्दी ठीक हो जाएगी, नताशा तू टेंशन मत ले। वो विश की माँ और दादी दोनों से भी बात करती हैं। फिर डायरेक्ट विश के डॉक्टर के कैबिन में चली जाती हैं, जो विश का चेकअप कर रहे थे। वो उनसे कुछ डिस्कस करती हैं और बाहर आ जाती हैं और बोलती हैं, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी कल तक का टाइम है हमारे पास, नहीं तो हम विश को और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ ना, सब सही हो जाएगा। नताशा की माँ ने विश की माँ और दादी को दिलासा दिलाते हुए बोला। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरी स्टोरी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।